नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में। आज हम आपके सामने फिर एक बार लेके आए हैं एक बेहद ही डरावनी कहानी जो कि आप बीती है, और ये आप बीती है विवेक नाम के एक युवक की। तो ये आप बीती हम उन्हीं के जुबानी सुनेंगे ताकि आपको एकदम स्पष्ट पता चल सके कि उनके साथ कौन सी घटनाएं कब कैसे घटी और क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। तो कहानी सुनते हैं विवेक की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज मैं आपके सामने अपने साथ एक भयानक घटना घटी उसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरा शहर में कपड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापार था। व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन मानो किसी की नज़र उसे लग गई और एक दिन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे मेरा लाखों का नुकसान हो जाता है। उस फैक्ट्री को चलाने के लिए मैंने बैंक से काफ़ी बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली हुई होती है। अब उस रकम को चुकाने के लिए मुझे मेरा मकान, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ती है, तब जाकर बैंक का लोन चुकता हो पाता है। लेकिन इन सब में मेरे पास शहर में अब कुछ नहीं बचा हुआ होता है। अब मेरे पास संपत्ति के नाम पर मेरे गांव की छोटी सी ज़मीन, जो कि 1 बीघा के आसपास रही होगी, और 4 कमरों का एक पक्का मकान बचा हुआ था। मैं और मेरी पत्नी ने अब निश्चय किया कि हम लोग अपने गांव वापस चले जाएंगे और गांव से ही कुछ छोटा मोटा व्यापार फिर से शुरू करेंगे, और जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो वापस शहर में आ जाएंगे और अपना व्यापार बढ़ा लेंगे। क्योंकि इस समय हम लोगों की शादी अभी नई नई हुई थी, इसलिए हमारे पास अभी कोई बच्चा नहीं होता है। और गांव वाले घर पर मेरे माता पिता और एक छोटी बहन थी। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मेरे माता पिता भी बहुत दुखी थे और उन लोगों ने भी हम लोगों से घर वापस चले आने का काफ़ी रिक्वेस्ट किया। तो उन सब की बातों को मानकर हम लोग गांव के लिए जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। शहर और मेरे गांव के बीच का रास्ता करीब 6 से 7 घंटे का था। मैं बस स्टैंड से अपने गांव के लिए एक बस पकड़ लेता हूं और हम दोनों का सफ़र शुरू हो जाता है। अभी हम लोगों को चलते हुए सिर्फ 2-3 घंटे ही हुए होंगे, तभी उस बस का टायर पंचर हो जाता है, जिसको बनाने में बस ड्राइवर व कंडक्टर को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और इस तरह से हमें गांव पहुंचते पहुंचते रात के करीब 9 बज जाते हैं। बस हम लोगों को मेन रोड पर छोड़कर चली जाती है और वहां से हम लोगों को अब करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर ही गांव पहुंचना होता था। तो मैं अपने बैग को अपने कंधे पर लेकर अपनी पत्नी के साथ चलना शुरू कर दिया। उस समय ठंडी धुंधली रात थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव एकदम शांत था, पर अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं। किसी दूर के पेड़ से उल्लू की आवाज़ भी आ रही थी। मेरी पत्नी इससे पहले गांव में सिर्फ 2 भी बार आई हुई थी। वह इतना सन्नाटा देखकर थोड़ा डर से कहती है, अजी सुनिए जी, कितना सन्नाटा है यहाँ। इस रास्ते पर कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दे रहा है और इन सियारों की चिल्लाने की आवाज़ तो बहुत ही डर पैदा कर रही है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम जो जानती हो कि यहाँ जो गांव के लोग होते हैं वो जल्दी खा पी कर सो जाते हैं, और लाइट की तो यहाँ पूछो ही मत, कितनी समस्या होती है। इसलिए यहाँ इतना अंधेरा हमेशा पहला ही रहता है। हम दोनों बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे होते हैं और रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। मैं कई बार अपने गांव के इस रास्ते से गया था, लेकिन मुझे यह पेड़ कभी भी दिखाई नहीं दिया था। मैं इस पेड़ को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ।
उस पेड़ से बड़ी बड़ी लटें नीचे की ओर लटक रही होती हैं, जिसे देखकर मेरे मन में डर उत्पन्न होने लगा था। लेकिन मैं अपने आप को संभालते हुए अपनी पत्नी से कहता हूँ, क्यों ना हम कुछ देर यहीं पर आराम कर लेते हैं, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि पैदल चलने में भी मानो पैर दुखने लग रहे होते हैं। इसलिए हम दोनों कुछ देर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बैठते ही हम लोगों की नींद कब लग गई पता ही नहीं चलता है। और जब हम लोगों की आंखें खुली तो सुबह के 4 बज गए होते हैं। यह देखकर मैंने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम्हारी भी नींद बीच में नहीं खुली थी? तो उसने उत्तर दिया, नहीं, मुझे भी कब नींद आई पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों उठकर अपने घर की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में घर पहुंच भी जाते हैं। और वहां देखकर तो ऐसा लगता है मेरे माता पिता के चेहरे पर 12 बजे हुए होते हैं। मेरी माँ घर की चौखट पर बैठकर हम दोनों के आने की राह देख रही थी और हम दोनों को देखते ही वह काफ़ी खुश हो जाती हैं और पूछती हैं, बेटा तू तो कल आने वाला था, इतनी देर कैसे हो गई? तो मैंने अपनी माँ को सिर्फ बस के खराब होने के कारण का जिक्र किया। अब 1-2 दिन बीत चुके थे। मेरी पत्नी ने इस बीच मुझे बताया कि वह 2 माह से पेट से है। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरी पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। व्यापार की वजह से आपको बहुत नुकसान हो चुका था और आपको बहुत तनाव भी चल रहा था इस वजह से, तो मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा। खैर कुछ दिन बीतने के बाद मैंने अपने बचे हुए पैसों से गांव में ही एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। एक रात की बात है, जब मैं सो रहा था तो मेरी पत्नी कमरे में एक सुंदर सी साड़ी पहनकर आती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने घूंघट कर रखा होता है और वह मेरे पास आकर बैठ जाती है। आज वह मुझसे बहुत प्यार करने के मूड में दिख रही होती है और बहुत ही प्यार भरी बातें भी कर रही होती है। उसके हाथ मेरे सीने पर रगड़ रहे होते हैं। तभी मुझे कानों में घर के बरामदे से एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही होती है, क्योंकि वह आवाज़ मेरी पत्नी की होती है। अगर मेरी पत्नी बरामदे में है तो यह स्त्री कौन है, ऐसा मेरे दिमाग में चलता है। और जब मैं एक बार फिर अपने सामने देखता हूँ तो वह स्त्री वहाँ नहीं होती है। और कुछ देर जब मैं अपनी नज़रों को अपनी कमरे के चारों ओर घुमाकर उसे ढूंढने का प्रयास करता हूँ तो वह मुझे खिड़की के बाहर दिखाई देती है और वह स्त्री मुझे अपने पास बुलाने के लिए अपने हाथों को फैलाकर इशारा कर रही होती है, मानो वह मुझे सम्मोहित कर रही हो। इतने में ही मेरी पत्नी मेरे कमरे में आ जाती है और वह स्त्री जो दिख रही थी खिड़की के से बाहर, वह अब गायब हो जाती है। तो मेरी पत्नी चीख कर कहती है, अजी सुनते हो, इतनी देर से बुला रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? तो मैंने भी बहाना कर दिया, बस कुछ नहीं, मैं कुछ काम में बिजी था। मैं जानता था अगर यह बात मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा तो वह खामखा ही डर जाएगी और वह पेट से है, तो इसलिए मैं उसे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना चाह रहा था। इस घटना को हुए हफ्ते भर बीत चुके होते हैं। एक शाम जब मेरी पत्नी घर में बैठते हुए कुछ सब्जियां काट रही होती हैं, तभी उसने खिड़की पर एक अजीब सी बुढ़िया नज़र आती है। वह बुढ़िया देखने में बहुत भयानक लग रही होती है। उसके माथे पर बहुत बड़ी बिंदी और चेहरे पर उसके बाल ढके हुए होते हैं। साथ ही उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और उस पे बड़ा सा काजल इतना भयावह दृश्य पैदा कर रहा था, जिसको देखकर मेरी पत्नी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है।
इधर मेरी पत्नी चीख रही होती है और उधर वह बुढ़िया कुछ अजीब सी आवाज़ में बुदबुदा रही होती है, लेकिन उसे आवाज़ जो सुनाई दे रही थी वह साफ नहीं होती है। बस एक आवाज़ मेरी पत्नी को साफ साफ सुनाई दे रही थी और वह आवाज़ थी, मुझे दे दे, मुझे दे दे, इसको मुझे दे दे। ऐसा सुनकर मेरी पत्नी तेजी से चीखने लगती है और उस आवाज़ को सुनकर मेरी छोटी बहन और माँ के कानों में पहुँचते ही वे दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन दोनों ने पूछा कि क्या हुआ बहू, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तो मेरी पत्नी ने डरते हुए इशारा खिड़की की ओर किया। जब मेरी माँ और मेरी बहन दोनों खिड़की की ओर देखती हैं तो वह वहाँ जो भी देख रही होती हैं उसे देखकर वह दंग रह जाती हैं, क्योंकि वह बुढ़िया अभी भी वहीं खड़ी हुई थी और सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थी, मुझे दे दे, मुझे दे दे, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। यह सुनकर अब तीनों भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं और तेजी तेजी से भगवान का जाप करने लगते हैं, लेकिन उस बुढ़िया की आवाज़ अभी भी उन तीनों के कानों में आ रही होती है। दरअसल उस दिन मैं अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। अब वे तीनों भगवान के पास जाप करते करते बहुत समय बीत चुका होता है और सुबह के 4 बज चुके होते हैं। तभी दरवाजे पर एक दस्तक आती है और मैं तेजी से कहता हूँ, माँ दरवाज़ा खोलो। मेरी आवाज़ सुनकर मानो उन तीनों को सुकून मिला हो और तेज़ी से वे दरवाज़ा खोलती हैं। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इतनी देर क्यों हो गई दरवाज़ा खोलने में, लेकिन दूसरे पल जब मैंने उन तीनों का चेहरा देखा तो मैं समझ गया था कि हो ना हो इन तीनों के साथ रात में कुछ अजीब सी अनहोनी घटी हुई होगी। जब मैंने पूछा तो मेरी छोटी बहन ने डर के मारे कांपती हुई जुबान में सब कुछ मुझे बताया। अब माँ को समझ में आ चुका था कि उसके परिवार पर बरगद के हड्डल चुड़ैल की साया पड़ चुकी है। मेरी माँ ने मुझे एक बार फिर पूछा, उस रात सच सच बताओ तुम लोग, तुम्हें देर क्यों हुई थी? तो मैंने अपनी माँ को उस रात की पूरी घटना बताई। दरअसल जब हम लोग गांव के बीच रास्ते में पहुंचे थे तो हमें एक बरगद का विशाल पेड़ दिखाई दिया, जहां पर हम दोनों ने कुछ देर आराम के लिए बैठ गए थे, लेकिन हम दोनों की नींद कब लग गई पता ही नहीं चला और सुबह के 4 बज गए। बस हम दोनों के साथ इतना ही हुआ था। इतना सुनते ही मेरी माँ तुरंत मेरा हाथ पकड़कर गांव के एक कुटिया में ले जाती है। वह कुटिया त्रिजटा की होती है। त्रिजटा वह स्त्री थी हमारे गांव की जो देखने में जिसकी उम्र 90 साल की होगी, लेकिन वह दिखाई तो 50 साल की होती है और वह अपने हमेशा तंत्र साधना में ही लीन रहती है और उसने गांव के कई लोगों की इन सब बुरी शक्तियों से मदद की होती है। जब मैं अपनी माँ के साथ उनकी कुटिया के बाहर पहुँचता हूँ तो माँ कुटिया के अंदर तो चली जाती है, लेकिन मेरे पैर कुटिया की दहलीज को पार नहीं कर पाते हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मेरे कदम बढ़ ही नहीं रहे होते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे रोक रखा हो। तब मेरी माँ कहती है, बेटा तू अंदर क्यों नहीं आ रहा है? मैंने माँ से कहा, माँ मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी शक्ति मुझे रोक रही है। इन्हीं सब के बीच वह तांत्रिक यानी वह त्रिजटा अपने कमरे से बाहर आती है और दहलीज के पास खड़ी होकर मुझे कुछ देर तो ऐसे घूरती है और फिर उस पुजारन ने यानी उस तांत्रिक ने मुझे बाहर रहने के लिए ही कहती है और मेरी माँ से अगले मंगलवार को आने के लिए कहती है। उस पुजारन के कुटिया से आने के बाद हम लोगों ने घर पर देखा कि मेरी पत्नी को एक बेटा पैदा हुआ होता है। यह सब देखकर हम लोग पिछली रात जो भी घटनाएं घटी होती हैं वह सब भूल जाते हैं और खुशी में भविष्य में आने वाले खतरे को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं
और कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद मंगलवार की शाम वह पुजारन स्वयं ही हमारे घर चली आती है। जैसे ही पुजारन हमारे घर में प्रवेश करती है, उसे एक अजीब सा धक्का महसूस होता है, मानो किसी ने उसे धक्का देकर कहा हो, तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब वह पुजारन घर के बरामदे में बैठ जाती है और मुझे अपने पास बैठाती है और मुझसे कहती है अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाने के लिए। और जब मैं अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे यह देखकर विश्वास नहीं होता है, मेरे दाहिने पैर पर एक लाल रंग का धागा बना हुआ था, जिसको मैंने या मेरी माँ ने कभी नहीं बांधा होता है, और उस पर मेरी नज़र आज तक कभी पड़ी भी नहीं होती है। यह देखकर वह पुजारन कहती है, यह धागा उस बरगद की हड्डल ने ही तुम्हें बांधा है, जब तुम दोनों उस रात बरगद के पेड़ के नीचे सोए हुए थे। और कहते हैं, अगर हड्डल ने किसी के शरीर पर यह धागा बांध दिया तो वह उस इंसान को जरूर ले जाकर मानती है और उसका बचना एकदम मुश्किल होता है। मेरी माँ पुजारन के सामने मिन्नतें करने लगती है कि माता बचा लीजिए इन्हें, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ। फिर कुछ देर बाद उस पुजारन ने अपने सामान से एक लकड़ी की गुड़िया निकाली और उसे पानी में डाल दिया। यह सब हो ही रहा था, तभी माँ को वह हड्डल खिड़की के बाहर नजर आती है, लेकिन इस बार वह उस हड्डल के चेहरे पर सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान होती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर में मेरी पत्नी के कमरे से चीखने की आवाज़ आती है। सब लोग तेज़ी से उसके कमरे की ओर भागते हैं और उसको रोता हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया है। सब लोग बहुत उसे चुप करवाने के प्रयास में थे, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि वह कुछ बता नहीं पाती है। और 1-2 मिनट शांत होने के बाद उसने अपने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसे ले गई। वह कह रही थी, ये मुझे चाहिए, मैं इसे ले जाकर ही रहूँगी। अब मैं ले जा रही हूँ, अब मेरा काम तमाम हो चुका है, अब तुम्हें मैं कभी नहीं दिखूंगी। और ऐसा कहते हुए उस बच्चे की आत्मा को वह हड्डल निकाल ले जाती है। जबकि मेरी पत्नी कहती है, मैं उसे बहुत रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब जब लोगों ने बच्चे को पालने में देखा तो वहाँ बच्चा तो था, लेकिन उसकी सांसें नहीं थी। इस घटना से परिवार के सभी सदस्य दुखी हो जाते हैं और मैं तो सदमे में ही रहता हूँ। दरअसल होता ये है, उस बरगद की चुड़ैल ने हम लोगों के साथ छल किया होता है। उसने हम लोगों को ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि वह मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन असली निशाना उसका मेरे बच्चे के प्रति था और वह इस चाल में कामयाब भी हो जाती है। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये थी कहानी मेरी आप बीती। दोस्तों, तो ये कहानी थी विवेक की। हो सकता है आपको कहानी विचलित कर सकती हो, लेकिन ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस सेक्शन में आपको ज़्यादा डरावना लगा और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। क्या विवेक के बच्चे को बचाया जा सकता था? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।